ओके, तो बच्चों लास्ट टाइम पर हम थर्मोडायनेमिक्स हमने शुरू किया था। अभी हैं 7-8 मिनट, तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो बताओ। फिर थोड़ी देर फिर तो रुकना ही पड़ेगा, बाकी बच्चे ज्वाइन करें फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल कह रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको पिछली क्लास में दो चीज़ें बताई थी। एक तो मैंने आपको बाउंड्रीज और वॉल्स के बारे में बात की थी, फिर मैंने आपको, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। फिर मैंने आपको थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बताया था कि दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक आपका क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम होता है, आपका क्लोज सिस्टम होता है। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल नुमान, बिल्कुल ये मैंने बताया था। अच्छा, इमेजिनरी और रिजिड एक साथ नहीं नुमान, ये पॉसिबल नहीं है। ये बेटा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? जो चीज रिजिड है वो इमेजिनरी कैसे हो जाएगी, है ना? जो चीज रिजिड है वो इमेजिनरी कैसे हो जाएगी, सोचो। एटमॉस्फेयर इमेजिनरी है बट फ्लेक्सिबल कैसे? बेटा एक बात बताओ, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गैसेस से बना हुआ है, और गैसेस में एक्सपेंशन कंप्रेशन लगातार चलता रहता है ना प्रियंका। गैसेस में कंप्रेशन एक्सपेंशन तो लगातार चलता रहता है, और अगर चलता रहेगा तो क्या होगा, उसको फ्लेक्सिबल कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द टॉपिक नेम प्रशांत? आज हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन करेंगे। आज हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसको शुरू करेंगे। बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि और बच्चे ज़रा ज्वाइन कर लें, तब हम फाइनली चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट है, अभी 7-8 मिनट पड़े हुए हैं, तो ये बाकी बच्चे भी आ जाए, नहीं तो अभी कुछ अगर नया करा दिया तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। आज स्टेट और पाथ फंक्शन की बच्चों बात मैं करूंगा, तो अभी तो जस्ट आई एम वेटिंग कि एक बार आ जाएं सारे बच्चे। बस बच्चों मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? सर मुझे अनम्यूट करो, मेरा हैंड रेज है। हाँ बोलो। सर आज पीपीटी से पढ़ाओगे? नहीं, बस आपका थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह के लिए, ताकि आप लोगों को ये मिल जाए। ओके सर। अच्छा है, अपनी वीडियो तो ऑन कर लो। बस बस कर रहे हैं, अभी ऑन कर रहे हैं, 1 मिनट। गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। साथ ही साथ देखते जाओ बच्चों, जो पढ़ चुके हो वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आता जाएगा, जो सिस्टम वगैरह सब पढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा इंटरनल एनर्जी अभी नहीं पढ़ा है, इंटरनल एनर्जी आज का टॉपिक है, इसकी बात आज होगी। 1 मिनट। टाइप्स ऑफ सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। हम्म टाइप्स ऑफ सिस्टम हो चुका है ऑलरेडी। बस बेटा सब अच्छे हैं। ओहो हो, ओहो तरुण, क्या बात है। हाँ बेटा, पहले से थोड़ा बेटर है, बट अभी जैसे मतलब नॉर्मली मेरी वॉइस रहती है वैसी तो नहीं है, काफ़ी बदल गई है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सर आप एनिमेशन का यूज़ क्यों नहीं करते? बेटा एनिमेशन का यूज़ करूँ तो, लेकिन अभी क्लासेस घर से चल रही है ना। एक बार इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन करने को अगर मिल जाता है तो ऐसी जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरा लैपटॉप इतना महान है कि मैं इसमें अगर एनिमेशन करने चल दिया ना तो ये क्या बोलते हैं, बस इसने फैल जाना है, इसमें बुरी तरह फैल जाना है। तो इसलिए मैं कोई ज्यादा इससे छेड़छाड़ करता नहीं हूँ। जैसे कि कल का लेक्चर था 11th का ही, दूसरे बैच का, उनका विचारों का अभी कुछ नहीं करा, अभी कुछ भी नहीं करा ऋषभ, अभी कुछ भी नहीं करा। बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं कि तुम एक बार आ जाओ फिर स्टार्ट करूं। अभी मैंने कुछ नहीं करा है। गुड इवनिंग प्रियांशु बेटा, गुड इवनिंग।
अभी बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये नंबर टच करे 45-50 को और फिर शुरू किया जाए। खैर टाइम भी होने जा रहा है सर। आप अच्छा, थैंक यू बेटा। अभी तो खैर क्या कहूँ, अभी तो ये क्या बोलते हैं, जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है जिम वगैरह सब बंद है, तो उससे हाल बहुत खराब हो गए हैं। क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी घर में बैठना पड़ेगा। अभी हेल्थ से ज्यादा जान इंपॉर्टेंट है। जिंदा बच गए तो जिम वगैरह भी चले जाएंगे। सर आप भी टॉपिक वाइज कवर कराया करो, जैसे जिस टॉपिक खत्म हुआ वैसे बेटा करा तो दूं, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी अगर मैं क्या बोलते हैं 6th चैप्टर कंप्लीट करने पर होता ना, कंप्लीट करने पर होता तो मैं बोलता कि सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन शुरू हुआ है चैप्टर, बस शुरू हुआ है चैप्टर, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अ, और इसलिए कहूट में आपको डेली तो नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ वीकली जरूर करा दूंगा। अच्छा, नहीं सेंटर एक्चुअली ऋषभ ओपन हो रहे हैं, सेंटर ओपन हो रहे हैं, ये बता देता हूं मैं, ठीक है। जैसे साउथ दिखता ही है कि उनका टीचर हमेशा बीमारी पड़ा रहता है, तो करे क्या। सर स्टेट्स ऑफ मैटर के कहूट बचे हैं क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर का बेटा कहूट नहीं बचा है, मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है। चलो जरा शुरुआत की जाए, 7 बज गए हैं, ठीक है, पढ़ाई शुरू की जाए अब। टाइम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 8:15 की क्लास है। और फिर आइडिया है निर्माण वेयर भी शायद ओपन होने वाला है ऋषभ, वो भी ओपन होने वाला है, वही सितंबर एंड से ओपन हो सकता है, ठीक है। जैसे साउथ एक्स वाला है वो भी सितंबर एंड से हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल तरुण, बिल्कुल, ठीक है। कुछ देर और रुक जाओ, कुछ और देर कैसे रुक जाएं, शुरू करें। बताओ भाई, टाइम हो गया, 7 बज गए। खेलता था, अब नहीं। क्रिश खेलता था आउटडोर स्पोर्ट्स यार, क्रिकेट बहुत खेलता था, लेकिन अब क्या बोलते हैं, लाइक कॉलेज के बाद से सब छूट गया, ज्यादा बचा नहीं। क्रिकेट खेलता था। आईपीएल नहीं यार, आईपीएल का पहला सीजन देखा था, पहला सीजन देखा था, उसके बाद में नहीं देखा कोई भी सीजन, बिकॉज बोरिंग लगा थोड़ा सा। हाईएस्ट स्कोर यार 57-56 रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं। लाइक प्रॉपर टिपिकल ग्राउंड में लेदर की बॉल से जो हम खेलते हैं, 57-56 से ज्यादा नहीं है। क्योंकि दो रीजन थे, एक तो लाइक मैं वही मिडल ऑर्डर में आता था, थर्ड डाउन सेकंड डाउन मेरा रहता था, थर्ड या फोर्थ डाउन रहता था। और दूसरी बात क्या बच्चों, यार हमारा 10 ओवर 15 ओवर का मैच होता था, 10 ओवर 15 ओवर में कितने रन मार लोगे अगर आप टिक भी गए तो। हम वो रोक कर टिक कर नहीं खेल सकते थे भाई, जैसी बॉल है मारो, ठीक है, ऐसा चलता था। तो उसमें अगर आपने लाइक 30-35 रन भी मार दिए ना, तो भाई आप क्या बोलते हैं, फिर तो आप तो लाइक मैन ऑफ द मैच हो गए, ये हाल होता था। चलो, नहीं मैं बॉलिंग यार नहीं कराता था, लाइक बॉलिंग मेरे से नहीं होती थी, मैं विकेट कीपिंग करता था और बैटिंग करता था, ये दो चीजें करता था बस। तो जरा शुरू किया जाए। ना 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 यार, कहाँ धोनी से कंपेयर कर रहे हो, धोनी धोनी तो भगवान है। तो यार अपने इधर मतलब नहीं, किसी ऐसी टीम में नहीं था हमारा, क्या बोलते हैं जो लोकल में कॉलोनी में क्या बोलते हैं लड़कों की टीम बना रखी थी, और मैं खुद इस टीम का कैप्टन था। ये कुछ हाल था, सबसे छोटा था और मैं ही कैप्टन था। चलो अब बस बच्चों, बातें बहुत हो गई, अब जरा फाइनली स्टार्ट किया जाए टाइप्स ऑफ फंक्शन को, ठीक है। अब अरे मस्त है, बहुत ज्यादा विशांत, मेरे को बहुत पसंद है एबी डिविलियर्स, बढ़िया। चलो भाई अब जरा क्लास शुरू की जाए, बहुत बातें हो गई क्रिकेट की, 7:01 हो चुका है, ठीक है। तो आइडियली हमने 1 मिनट खराब कर दिया, अब क्लास 1 मिनट एक्सटेंड होगी। ओ हो, अब रिवीजन करा दो, तब से नालायक बातों में लगे पड़े थे, अब रिवीजन करा दो। चलो खैर देखो फटाफट से कर लेते हैं एक छोटा सा रिवीजन। ज्यादा कुछ नहीं था पिछली क्लास में, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। 1 मिनट दो जरा। हम्म बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों कुछ किया नहीं था हमने लास्ट क्लास में, हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी, उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मेनली हमने सिस्टम पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात की थी, तो इसके बारे में जरा मैं आपको बता रहा हूँ।
3 तरीके के सिस्टम मैंने आपको बताए थे, ठीक है, मैंने 3 तरीके की क्या बोलते हैं सिस्टम बताए थे, ठीक है, और उसमें राघव अभी कुछ नहीं करा है, जस्ट स्टार्ट हुई है क्लास, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है क्लास, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा है, तब से बातें चल रही थी बैठकर। तो ये मैंने आप लोगों को बच्चों लास्ट क्लास में कराया था, आपको याद होगा, सिस्टम्स की मैंने बात की थी, और उसी बात का एक छोटा सा रिवीजन लो, और फिर आगे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो सिस्टम्स की जब हमने बात की थी तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहला था ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम में आपको याद है कि भाई परमिएबल वॉल्स को यूज किया था, और इसमें आपका मास एक्सचेंज भी हो जाता था, तो डेल्टा एम 0 रहता था, और इसमें आपका एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता था, तो यहाँ पर डेल्टा ई भी आपका नॉट इक्वल्स टू 0 रहता था। जब आप बात करते हो क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में आपको याद होगा कि जो वॉल्स यूज की जाती थी वो वॉल्स कैसी होती थी, डायथर्मल वॉल्स होती थी, और इस वजह से यहाँ पर जो एनर्जी एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो जाया करता था। देयरफॉर डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 0। लास्ट जो यहाँ पर केस था वो आइसोलेटेड सिस्टम था। आइसोलेटेड सिस्टम में हम इंसुलेटिंग वॉल्स यूज करते थे, और इस केस में क्या होता था ना आपका, अच्छा एक मिनट, हाँ सब सही तो है, ठीक है, और जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता था, ना ही उसमें मास एक्सचेंज हो पाता था और ना ही उसमें आपका क्या बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज हो पाता था। तो ये बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अच्छा हाँ ऐसा है क्या तरुण, अगली बार से ध्यान रखूंगा, वैसे मैंने सोचा नहीं था ऐसा, अगली बार से ध्यान रखूंगा थोड़ा इस चीज का। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अब चलो जरा यहाँ से आगे चलते हैं बच्चों, और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 तरीके के फंक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आपको मैं 2 चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एक तुम्हारा क्या बोलते हैं यहाँ पर आ जाएगा, धन्यवाद ऋषिदीप, थैंक यू। अब जरा सुनो ध्यान से बच्चों, फटाफट से एक चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो 2 तरीके के फंक्शन होंगे तुम्हारे सामने, एक आपका स्टेट फंक्शन होगा, और दूसरा भी तुम्हारा क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन होगा, ठीक है। ये बेटा जस्ट अभी शुरू किया है स्टेट फंक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं करा है, स्टेट फंक्शन बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो जरा, स्टेट फंक्शन तुम्हारे जनरली वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं, ध्यान से सुनना, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू बट नॉट द पाथ फॉलोड, या फिर बट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इस टाइप के जो क्या बोलते हैं तुम्हारे फंक्शंस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, इन्हें बच्चों क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्टेट फंक्शन, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्टेट फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूं, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, अगर आपको याद हो, जिस क्वेश्चन को आप कहते हो ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको पता है कि भाई आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आंसर मार्क किया, आपने 10 20 30 मार्क किया, आपने कॉइन उछाल के आंसर मार्क किया, कैसे मार्क कर दिया, फर्क नहीं पड़ता अगर आपने करेक्ट आंसर मार्क किया है ना। तो यहां पर तो भाई सिर्फ आंसर मैटर करता है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पर सिर्फ आंसर मैटर करता है, आंसर तक कैसे पहुंचे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शंस को जो तुम्हारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। सिमिलरली एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी भाई तुम्हारे एग्जाम में आता है, वो भी जरा सुन लो, जिसको तुम सब्जेक्टिव कहते हो। तो सब्जेक्टिव के केस में क्या होता है, जैसे कि मैं तुम्हें अपना ही केस शेयर करूं, अपना ही मैं एक लाइफ का इंसिडेंट बताऊं, तो 6th क्लास में क्या बोलते हैं जब मैं था, और लाइक मैथ्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। जब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी तो क्या होता था, पेपर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के बारे में मैंने क्या किया, जब उस टाइम पे मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता था, ठीक है, 6th तक ही लगा था, उसके बाद तो मैं चैंप था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था भाई, हमने क्या करा भाई, कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आने वाला है, शायद तुम लोगों ने भी किया हो, तो भाई क्या है, क्वेश्चन मेरे को पता है कि ये तो पक्का आएगा, तो क्या करा कि भाई समझ नहीं आया कोई नहीं, इसको रट लो, इसको रट लो, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आंसर भी रट लिया, ठीक है, यहाँ पर आंसर भी रट लिया। अब हुआ क्या कि जब एग्जाम में पहुंचा तो पहला स्टेप याद है, दूसरा तीसरा स्टेप याद है, उसके बाद भूल गया सब मैं, उसके बाद मेरे दिमाग से निकल गया
उसके बाद मेरे दिमाग से निकल गया कि चल क्या रहा था पेपर में, और इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आंसर तो मैं लिखा या 5, लेकिन बीच के जो ये स्टेप थे ये सारे गलत थे, सारे स्टेप गलत थे। अब तुम लोगों को पता है कि मैथ्स में क्या होता है बच्चों, तुम जानते हो इस बात को कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में टीचर ये नहीं देखता कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, वो ध्यान देगा कि भाई बीच में पाथ क्या है ना, स्टेप्स की मार्किंग जिसको कहते हो, है ना, स्टेप्स की मार्किंग होती है। तो वही चीज यहां पर है कि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली एक एग्जांपल है पाथ फंक्शन का, ये कुछ हाल है पाथ फंक्शन का, ठीक है। यहां पर इनिशियल और फाइनल वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, आप इनिशियल से फाइनल पहुंच गए ठीक है, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, कैसे पहुंच गए ये ज्यादा मैटर करता है। और ये चीज हम बच्चे जब होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते और हम क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, टीचर पकड़ लेता है और कर देता है 0। समझ में आया, समझ में आया। क्रिश यार बायो की तो बात ही मत करो, मेरा आज भी बायो में ऐसा हाल है क्योंकि मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या कहूं। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है स्टेट और पाथ फंक्शन का। अब इस चीज को बच्चों जरा अप्लाई करते हैं यहां पर अपना क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने दो केसेस हैं, दो केसेस आपके सामने बने हुए हैं, ध्यान से देखना कि यहां पर आप अगर स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हो, ध्यान से देखो, तो भाई मान लो इनिशियल वैल्यू टी आई है, इनिशियल वैल्यू क्या है टी आई है, बच्चों ध्यान से सुनना अब, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या है टी आई है और फाइनल वैल्यू क्या है टी एफ है। तो यहां तक पहुंचने के दो तरीके हो सकते हैं। कॉपी क्या करना है बेटा, ये तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा, सब तुम्हारे पास जाने वाला है, ये सब तुम्हारे पास पहुंचेगा, फिक्र ना करो, लेकिन हाँ फिर भी कॉपी पेन रेडी रखो अपना, ठीक है। एक बार लास्ट स्लाइड ये लो बेटा, लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो सब्जेक्टिव एक ऐसा क्या बोलते हैं तुम्हारा थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव तुम्हारा ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, जहां पर क्या हो, सब्जेक्टिव कह रहा हूं सॉरी, स्टेट फंक्शन ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं जहां पर तुम्हारा वैल्यू इनिशियल और फाइनल क्या है इस पे मैटर करता है, कैसे पहुंचे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जबकि पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन एक ऐसी चीज है जो आपका क्या बोलते हैं पाथ पर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अब जरा देखो आगे, यहां पर आओ, स्टेट फंक्शन चिराग पहला चल रहा है, कुछ नहीं करवाया है, ठीक है, पहला ही चल रहा है स्टेट फंक्शन, कुछ भी नहीं है। अब जरा यहां पर देखना बच्चों क्या होगा, जब तुम बात कर रहे हो स्टेट फंक्शन की, जब तुम बात कर रहे हो स्टेट फंक्शन की, तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर क्या चीज है कि भाई ये तुम्हारा इनिशियल वैल्यू है टी आई और ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू है टी एफ। तो यहां से यहां तक पहुंचने के, टी आई से टी एफ पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो तुमको दिख ही रहा है यहाँ पर, दूसरा तरीका ये है कि भाई यहां से यहां चले जाओ, ठीक है, फिर यहां से यहां चले जाओ और फिर फाइनली यहां से यहां चले जाओ। तो दोनों में पाथ अलग अलग है, समझ रहे हो, दोनों में पहुंचने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन अगर तुम फाइनल और इनिशियल वैल्यू को कंपेयर करो तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ऐसे क्या बोलते हैं फंक्शन, ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो तुम्हारे क्या बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग भी फटाफट से कॉपी में लिखो, वैसे शायद मैंने लिख दिया था लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। स्टेट फंक्शन इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, स्टेट फंक्शन इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, क्योंकि शायद आप लोगों को ये पीपीटी वाली बात पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। एक दो बच्चों ने मैसेज भी कर दिया कि सर पीपीटी से मत पढ़ाओ, तो मैं साथ ही साथ में लिख देता हूं, इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ठीक है, which depends on, which depends on the initial and final value but independent of the path, but independent of the path, independent of the path, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। बेटा पूरा कितना ही है और कुछ नहीं कराया अभी, ठीक है, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। तो भाई होपफुली इतना समझ में आ गया कि यहां पर क्या है कि भाई जो तुम्हारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो बीच में पाथ फॉलो हुआ है, जिस रास्ते को लेकर तुम पहुंचे हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर क्या भाई आप टी आई से टी एफ पहुंच गए ना, टी आई से आप टी एफ पहुंच गए हो ना, बस बहुत है, कैसे पहुंचे इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, आप लोगों को ध्यान से सुनना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं भाई, सबके लिए ऑप्शन तो सेम ही रहते हैं ना, ए बी सी डी। एक ऐसा हो सकता है जो तुक्के में सी मार्क कर है, एक ऐसा हो सकता है जो बच्चे ने पूरा सॉल्व करा तब उसने सी मार्क किया, एक ऐसा हो सकता है जिसने क्या करा, उसने कॉइन उछाला कि टेल आया तो सी मार्क कर दूंगा, हेड आया तो ए मार्क कर दूंगा, उसका टेल आ गया तो वो भी सी मार्क कराया। तो ऐसे पेपर में ये जो तीन अलग अलग बच्चे हैं, तीन अलग अलग बच्चे हैं, एक मेहनत से, दूसरा तुक्के से, तीसरा कॉइन उछाल कर, है ना, तीसरा कॉइन उछाल कर, तीनों पहुंच गए करेक्ट आंसर पर, तीनों पहुंच गए करेक्ट आंसर पर। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि कैसे पहुंच गए ना बस बहुत है, हटाओ। तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। वहीं पर जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, सब्जेक्टिव पेपर में टीचर ये चेक नहीं करता कि आपका आंसर क्या है। कई बार कई बार ऐसा भी होता है कि अगर टीचर अच्छा है, टीचर अगर अच्छा है तो आपने मान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, लेकिन लास्ट में आपका आंसर गलत हो गया, तो भी आपको फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। बात समझ में आती है, क्योंकि भाई आपने प्रोसेस सही फॉलो किया। क्लियर हुआ, आपने क्या करा, प्रोसेस सही फॉलो किया। जेई में बेटा ऑब्जेक्टिव भी आता है तो ऐसे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भाई क्या बोलते हैं, केस है स्टेट फंक्शन का, कि जहां पर इनिशियल से फाइनल पहुंच गए बहुत है, कैसे पहुंच गए मैटर नहीं करता, ठीक है। इनिशियल से फाइनल पहुंच गए काफी है, कैसे पहुंचे मैटर नहीं करेगा। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, जो आपके इस केस में था कि दोनों केसेस में आपका डेल्टा टी सेम है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे, डेल्टा टी अगर निकालोगे तो दोनों केस में क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अब देखो जरा, कुछ और एग्जाम्पल भी लिखे हैं, इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, वॉल्यूम है, प्रेशर है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगी। चाहो तो कुछ और चीजें ऐड कर लो इसमें, गिब्स एनर्जी ऐड कर लो। चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा ये सब क्या होता है। एंट्रोपी ऐड कर लो, ठीक है, ये भी सब इसमें आ जाते हैं। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर क्या ऊपर भी लिखा है तो ये भी आ जाता है। तो ये सब फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये सब आपके स्टेट फंक्शन है तो आपको ये याद रखना है। तो होपफुली सबको इतना समझ में आ गया, आप सबको इतना समझ में आ गया कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं यहां से नेक्स्ट पर जा रहा हूं, और ये है पाथ फंक्शन। तो जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया कि पाथ फंक्शन क्या होता है, विच इज इंडिपेंडेंट thermodynamic function which is independent of initial and final state या value, but depends on the path followed, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, ठीक है। तो भाई जो पाथ फॉलो हुआ है, करेक्ट, पूरा यही मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, यही मैंने समझाया था कि जो पाथ फॉलो हुआ है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि इस चीज पर, ना कि इस चीज पर कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, ये है आपका पाथ फंक्शन। जैसे कि अब यहां पर देखो भाई, एक पाथ आपको दिख रहा है ए, क्लियरली देख पा रहे हो ना इस डायग्राम में, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम है, और एक पाथ आपको दिख रहा है ए, दूसरा पाथ देखो बी। समझ में आया, पाथ ए और पाथ बी दो अलग अलग पाथ हैं बच्चों, ध्यान से देख लो। ये रहा बेटा प्रीवियस स्लाइड, तो आपने अभी जो ग्राफ देखा, अच्छा ठीक है, इससे अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट करो, ठीक है, फिर मैं आगे चलूं, फटाफट नोट करो। ठीक है, चलो आगे आओ जरा। यहां पर क्या है, अगर आप कंपेयर करो तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा पाथ ए है ना, ये क्या है बच्चों, ये पाथ ए है। फाइनल और इनिशियल वैल्यू सेम है, ध्यान से देखो 1 और 2, लेकिन अगर आप पाथ्स को कंपेयर करोगे तो ये दोनों अलग हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर कंबाइन करके मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये तुम्हारा पाथ ए और ये क्या है, पाथ बी। तो पॉइंट 1 से
0.1 से अगर आप 2 रीच करना चाहते हो तो उसको फॉलो करने के लिए दो दो यहाँ पर आपके पास डायग्राम्स हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? दो दो आपके पास यहाँ पे डायग्राम्स हैं। यहाँ यू कैन नोट फ्रॉम पीडीएफ एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये देखो, ये तुम्हारा इनफैक्ट ये जो अभी मैं जितना भी आज पढ़ाऊंगा ना, उतना जो पीडीएफ वाला पोर्शन है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो भी तुम्हें सामने दिख रहा है ये सब तुम्हें सेंड कर दिया जाएगा अभी के अभी। ठीक है, तो ये आपको लेक्चर के एंड में पीडीएफ का उतना पोर्शन जो तुम आज पढ़ोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर पाथ ए, पाथ बी क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है सबको कि यहाँ पर ये दो डिफरेंट पाथ्स हैं, है ना, ये दो डिफरेंट पाथ्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो भाई पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड करेंगे, ना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पाथ फंक्शन। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं नीचे, वर्क एक एग्जाम्पल है इसका, हीट एक एग्जाम्पल है इसका, और जितनी भी मोलर अच्छा नहीं वो तो एक्सटेंसिव में आएगा। हाँ, तो ये तुम्हारे पाथ फंक्शन होते हैं। होपफुली पाथ फंक्शन और क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, सॉरी स्टेट फंक्शन सबको क्लियर हो गया। पाथ फंक्शन क्या है, जो पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा। स्टेट फंक्शन क्या है, जो फाइनल इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इतनी बात अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है, अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो फटाफट से मुझे बताओ और मैं यहां से आगे चलूं। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो सभी बच्चे, अगर इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है तो। ठीक है, अगर इतना सबको क्लियर हो गया है तो अब मैं यहां से नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों, ये आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो पाथ फॉलो हुआ उस पर बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, चलो भाई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जरा। ये बात अगर क्लियर हो गई तो ये तो एक छोटा सा समरी है जो आपने अभी तक पढ़ा है, उससे रिलेटेड, इसकी जरूरत नहीं है। अगली जो चीज बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अगर इतना क्लियर हुआ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बिल्कुल पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अगली जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट उससे भी पहले आपको ये जानना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, क्योंकि अगर आपको इंटरनल एनर्जी नहीं पता तो ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो अगली जो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है बच्चों इंटरनल एनर्जी। बस एक मिनट देना जरा, ये क्या हो गया, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है मेरे को जब मैं पीडीएफ वगैरह यूज करता हूँ, जो इनको अरेंज करना बार बार, ये बहुत दिक्कत करता है और टाइम खराब होता है फालतू का। बेटा पाथ फंक्शन में इतना है, जो आपका इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान से सुन लो खुशी, फाइनल और इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, बट पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फाइनल इनिशियल वैल्यू से उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि आप पाथ क्या फॉलो कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया खुशी, बताओ जल्दी। ठीक है, फाइनल इनिशियल वैल्यू से उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि आपने पाथ क्या फॉलो किया है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इस पे वो ज्यादा डिपेंड करेगा, ये उसके लिए ज्यादा मैटर करता है अभी। ठीक है, अब बच्चों ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तो अगली चीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद में हम जाएंगे इंटरनल एनर्जी पे, और इंटरनल एनर्जी के बाद में फिर चैप्टर हो जाएगा फटाफट खतरनाक सा शुरू। ठीक है, तो देखो जरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है ना बच्चों, इससे उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखो मैंने क्या करा, यहां पर एक बॉक्स बनाया, ध्यान से देखो जरा, मैं यहां पर एक बॉक्स कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स कंसीडर करा इधर। इस बॉक्स का अभी जो वॉल्यूम है, ठीक है, मान लेते हैं भाई इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है इसका V, इसका जो मास है वो है कैपिटल M, इसका जो टेम्परेचर है वो है बच्चों T।
ठीक है, एक बात ये दे रखी है। अब मैंने क्या करा भाई, इस बॉक्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस बॉक्स को मैंने क्या करा बच्चों, दो इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर बराबर पार्ट्स में मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको सर थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता क्या है, टेक्निकल इश्यू की वजह से मैंने लेट ज्वाइन किया बेटा। कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं फंक्शन, ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपका किसी भी रिएक्शन में, किसी भी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में एक्सप्लेन करके देता है कि भाई रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, या फिर जो हीट का जो फ्लो है उसको एक्सप्लेन करता है, उसे हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि अच्छा ठीक है, ओके, बस इतना ही था और कुछ नहीं है इसमें थर्मोडायनेमिक फंक्शन में। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के थर्मोडायनेमिक फंक्शन हो सकते हैं, जैसे स्टेट फंक्शन था, पाथ फंक्शन था। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जिसको आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखना जरा, ये बताओ, मैंने अगर इस बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो ये बताना जरा, इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम क्या बताओगे? रिस्पॉन्ड करो जरा चैट पे सभी बच्चे। इस वाले पोर्शन का मेरे को वॉल्यूम बताना कितना आएगा, जल्दी बताओ। इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम कितना दोगे? ठीक है, और अगर मैं तुमसे ये पूछूं, बहुत बढ़िया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया भाई? v/2 हो गया, बहुत अच्छे, v/2 हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इधर वाले का वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलोगे v/2 दोबारा से। अगर मैं इसका मास पूछूं तो आप बोलोगे m/2। इसका अगर मैं मास पूछूं तो ये भी आप बोलोगे m/2। लेकिन अगर इस कंटेनर का, दोनों पोर्शन का आप लोगों से मैं टेम्परेचर पूछूं, तो टेम्परेचर बताना क्या होगा? टेम्परेचर बताना क्या होगा? टेम्परेचर तो तुम्हारा टी रहेगा ना, टेम्परेचर थोड़ी बदल जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे भी टी और टेम्परेचर यहाँ पर भी टी, इस बात से सब अग्री करते हो? तो देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, विच आर मास, ध्यान से सुनना, विच आर मास और साइज इंडिपेंडेंट, विच आर मास और साइज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो तुम्हारे मास या साइज पर डिपेंड ही नहीं करती है, मास और साइज पर डिपेंड ही नहीं करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वहीं पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई? ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच आर मास और साइज डिपेंडेंट। ठीक है, मास और साइज डिपेंडेंट आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया? जल्दी बताओ मुझे, क्या इन दोनों का आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? कि भाई जो आपका क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है कि मास और साइज पे डिपेंड ही नहीं करती है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, डायग्राम में ही दिख रहा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका भाई दोनों केसेस में सेम है। जब डब्बा बड़ा है तो भी टेम्परेचर क्या बोलते हैं? टी है। जब डब्बे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो भी टेम्परेचर टी है। तो टी टेम्परेचर कैसा हो गया? टेम्परेचर आपका बच्चों इंटेंसिव हो गया। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे कहूं एक्सटेंसिव की, तो ध्यान से देखना जरा, इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इस कंटेनर का भाई मास था, या फिर इस कंटेनर का जो वॉल्यूम था, ये भाई साइज के साथ बदल गया, है ना? ये क्या हो गया बच्चों? ये साइज के साथ बदल गया। और अगर ये साइज के साथ बदल गया तो ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं? ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं? ये बच्चों आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक है, एक्सटेंसिव में कुछ और एग्जांपल लिख लो, जैसे कि इंटरनल एनर्जी। अभी आपको समझाऊंगा मैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी एक एग्जांपल आ गया इसमें। ठीक है, इंथैल्पी आपका एक और एग्जांपल आ गया। ये सब साइज डिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपका आ गया, नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, नंबर ऑफ मोल्स आपका आ गया। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं? एक्सटेंसिव होती है। वहीं पर अगर आप इंटेंसिव की बात करो तो इंटेंसिव में कैसा आ जाएगा? जैसे भाई बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है,
ये भाई बदलते थोड़ी है। वाटर का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बच्चों याद करो, वाटर का बॉइलिंग और मेल्टिंग, बेटा बताऊंगा ऋषिदीप बताऊंगा, अभी बस मान लो होता है एंथैल्पी कुछ, अभी बस ये मान लो कि होता है एंथैल्पी कुछ, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंथैल्पी पूरा एक सेपरेट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो आपका एंथैल्पी कुछ होता है, क्या होता है वो मैं समझाऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। तो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कभी ऐसा सुना है कि 1 लीटर पानी का जो भाई क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आधा लीटर कर दोगे तो 150 हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, समझ में आया। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज है, ये आपका डिपेंड ही नहीं करता कि मास या साइज कितना होगा, और इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, इसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी मानते हैं। एक एग्जांपल और देख लो इसमें, डेंसिटी, डेंसिटी भी इंटेंसिव होता है, ठीक है। डेंसिटी बेटा अरिहंत वर्ड सेकंड चैप्टर में नहीं, ये थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में भी था वर्ड, ठीक है। पहले चैप्टर को छोड़ के सेकंड थर्ड फोर्थ सब में पढ़ा है आपने ये। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ऑल मोलर प्रॉपर्टीज, ऑल मोलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर इंटेंसिव। ऑल मोलर प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि जब भी तुमने क्या बोलते हैं वर्ड देख लिया मोलर, ठीक है, जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा। अगर तुमने क्या बोलते हैं देख लिया मोलर इंथैल्पी, तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, जितने भी ऐसी क्या बोलते हैं टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगी जिनके आगे मोलर लगता है, ठीक है, वो सब आपके इंटेंसिव होते हैं, इस बात को मत भूलना। अब आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो आपका मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो पूरे तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात याद रखना। एक छोटी सी चीज और सुन लो, एक छोटी चीज और सुन लो, यहीं पे बता देता हूं, ताकि अगर कोई बच्चा कुछ नोट कर रहा है तो यहां से वो नोट भी कर लेगा साथ ही साथ में, फिर मैं इसका एग्जांपल अगली स्लाइड पे दे दूंगा। अगर आपने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करा, अगर आपने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करा, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करके बच्चों जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा इंटेंसिव होता है, ठीक है, याद रखना। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ट्रीट करके डिवाइड करके जो नई प्रॉपर्टी मिलती है वो हमेशा एक्सटेंसिव होती है। इसका एक एग्जांपल देखो, आ जाओ भाई जरा यहाँ पर एग्जांपल। तो आपने क्या देखा था, पीछे जो बॉक्स बना था, छोटा सा जो बॉक्स बना था, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है, ये वही बॉक्स, ठीक है, इसका वॉल्यूम विदाउट डिवीजन v, मास कितना भाई m, ठीक है, और ये इसका पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करने के बाद में बच्चों बताना वॉल्यूम कितना v/2, मास कितना m/2, ठीक है। मैं निकाल रहा हूं डेंसिटी बिफोर डिवीजन, बिफोर पार्टीशन, ठीक है। मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं डेंसिटी बिफोर पार्टीशन, जब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा था, जब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा था, तो क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम ही होती है। अब देखते हैं जरा डी, डेंसिटी डी डैश आफ्टर पार्टीशन, यहां पर क्या है, इसको मैं चेक करने जा रहा हूं अब आफ्टर पार्टीशन। तो भाई आफ्टर पार्टीशन अगर मैं डेंसिटी चेक करूंगा तो डी डैश कितना होगा m/2, है ना, और वॉल्यूम कितना हो गया v/2, दो से दो काट डाला, ये क्या आ गया, तो फिर m/v आ गया, और m/v कितना है d। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी तो बदली नहीं, है ना। d डैश कितना आ गया भाई, d डैश कितना आ गया, तो d के बराबर हो गया, समझ में आया। तो जब तुम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जब तुम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर रहे हो, आप लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि मास क्या है, मास आपका क्या होता है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव। लेकिन बच्चों जब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके जो हमें आंसर मिला डेंसिटी का, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, वो तुम्हारी इंटेंसिव है। और इस डिवीजन से भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, डेंसिटी बिफोर डिवीजन भी डी मतलब m/v, और आपका आफ्टर डिवीजन भी डी मतलब m/v। फटाफट बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। अगर ये बात समझ में आई है तो फटाफट से रिस्पॉन्ड करो, ताकि अब मैं यहां से आगे मूव करूं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है।
तो होपफुली ये सबको समझ में आ गया कि जब तुम एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड करोगे, ठीक है, एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा भाई, रिजल्ट मिलेगा इंटेंसिव, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब अपनी तरफ से कोई रूल मत बना लेना कि इंटेंसिव बाय इंटेंसिव क्या एक्सटेंसिव होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए बताया था, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया था कि ये केस एग्जिस्ट करता है। अपनी तरफ से कोई रैंडम केस बना के मत बैठ जाना, ठीक है, और पेपर में गड़बड़ कराओ, ये याद रखना, ठीक है। तो ये तो बच्चों एक बात हो गई। अब चलते हैं भाई जरा यहाँ से आगे। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अगली जो चीज हम करने जा रहे हैं, ये वाला, एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड, ये लो बेटा, एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड। हाँ, मैं अपना केस बनाने ही वाला था, हाँ मुझे पता है बेटा, कभी कभी इंटेंसिव हो सकता है पूरा, कभी कभी एक्सटेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई रूल नहीं दे रहा हूं आपको ऐसा, आपको ऐसा कोई भी मैं रूल नहीं देना चाहता जिससे कि आप पेपर में गड़बड़ कराओ, ठीक है। मैं जानबूझकर अवॉइड कर रहा हूं कि मैं कोई भी ऐसा आपको रूल ना दूं जिससे आप एग्जाम में जाओ और एग्जाम में फैल जाओ। फैलने का मतलब है कि गड़बड़ कराओ, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब इतनी बात बच्चों अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से बताओ और मैं आगे चलूं। एक बालक कह रहा था प्रीवियस स्लाइड, आ गए हैं प्रीवियस स्लाइड पे, जल्दी बताओ, आगे चल सकते हैं, यहीं रुकना है, ठीक है, फटाफट बताओ। अगर यहां तक समझ में आ गया तो बताओ जल्दी, आगे चलें या यहीं रुकना है, आज यहीं समय कटेगा सारा। चलो भाई आगे चलते हैं। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो थोड़ी देर पहले बच्चों जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा था, अब जरा उस पर चल रहे हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी बच्चों बड़ी काम की चीज है, याद रखना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी बड़ी काम की चीज है, ठीक है, और इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका नाम सुना था, अब आप इसका काम भी सुनोगे। देखो, इंटरनल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, ये एक आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, ये आपका रहता है। और ये किस वजह से होता है, ये दो वजह से होता है, ठीक है। एक तो ये आपका रहेगा कि उसका केमिकल नेचर कैसा है, ध्यान से सुनना। एक तो ये डिपेंड करेगा बच्चों इस चीज पर, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, सर ये यू से डिनोट, हाँ ये यू से डिनोट होता है, ये यू से डिनोट होता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या बोलते हैं बच्चों, एक ऐसी चीज होती है, ध्यान से सुन लो। एक तो ये डिपेंड करता है केमिकल नेचर पे, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, ऑफ ए सिस्टम और ए सब्सटेंस, ठीक है, जो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला, उसका केमिकल नेचर क्या है, विच डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर, ठीक है, केमिकल नेचर कहूं या मैं कह दूं केमिकल कॉम्पोजिशन। और दूसरा ये डिपेंड करता है, दूसरा ये आप पर डिपेंड करता है कि उसका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। मेरे ख्याल से तुम सब जानते हो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, कि भाई कौन सा फिजिकल स्टेट है, ठीक है, कौन सा फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो दूसरा है भाई उसका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा बहुत शायद समझ पाओगे कि क्या होती है इंटरनल एनर्जी। देखो बच्चों, मैं अपनी बॉडी की अगर बात करूं, ठीक है, मैं अगर अपनी बॉडी की बात करूं तो मेरी बॉडी में क्या है भाई, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट हैं। समझ रहे हो ना इस बात को, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, क्लियर हो रही है बात। और उन केमिकल्स की वजह से मेरी बॉडी में कुछ एनर्जी है, ठीक है, मेरी क्या किसी भी बॉडी में कुछ एनर्जी है, तो दैट पर्टिकुलर एनर्जी, ठीक है, जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिल रही है, जो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिल रही है, इसको आप कहते हो इंटरनल एनर्जी। इसको कुछ इस तरीके से भी समझो, इस तरीके से भी समझो कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज है भाई। अगर मैं ये चाहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा कल एग्जाम है, मेरा कल एग्जाम है, लेकिन मुझे क्या है भाई कि नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कैसे भी करके सो पाऊं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। सुबह 8 बजे मेरा एग्जाम है, तो अगर मैं आप में से किसी से बोलूं, एक बच्चे को मैं रैंडमली पिक करूं, ठीक है, और मैं उसको बोलूं कि बेटा एक काम कर, तू मेरे बदले 8 घंटे सो जा, ठीक है, मेरे बदले 8 घंटे सो जा, तो ये बताओ उसकी एनर्जी कंजर्व करने से मेरे को कोई फायदा मिलने वाला है? या पूरक कह रहा है कल परसों उसका पेपर है, ठीक है, और अब वो पूरक मेरे को बोले कि सर मेरे को बड़ी नींद आ रही है, मैं 8 घंटे सो रहा हूं, अब जरा मेरे बदले 4 घंटे पढ़ लो, तो क्या उसको कोई फायदा मिलने वाला है? नहीं। तो बेसिकली
ये एक ऐसी एनर्जी होती है, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है, और ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि जैसे मैंने कहा कि भाई मैं अपनी इंटरनल एनर्जी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं शेयर नहीं कर सकता, तुम चाहकर भी मेरी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो मेरी बॉडी के केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगी, मेरे स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, समझ में आया। तो ये मेरे क्या बोलते हैं केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगी, ये मेरे क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। नाउ दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज है, ठीक है। दिस एनर्जी, जैसे यहाँ पे लिखा भी है साथ में, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। इसे कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ये बात भी याद रखना, कैपिटल यू से आप इसको डिनोट करोगे, इस बात को भूलना मत, ठीक है। सर अगर उसके बदले में एग्जाम दे दो तो उसको फायदा ही होगा, लेकिन जा तो नहीं सकते ना, ये बात तो है, ये तो उसका है ना कि भाई ये आप नहीं कर सकते। बेटा एक बात बताओ, मैं फिर बोल रहा हूं, अरियंत अरियंत नहीं ऋषिदीप, मैं फिर बोल रहा हूं, हाँ ये बात सही है अरियंत, ये बात सही है भाई, वो तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ही है, लेकिन आप इस एनर्जी को, जैसे मैंने कहा कि आप मेरी एनर्जी को यूज करके भाई खुद सो नहीं सकते, मेरी एनर्जी को यूज करके खुद पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी इंडिपेंडेंट है, ये मेरे केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये मेरे केमिकल नेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब इंटरनल एनर्जी हम निकालने चलते हैं तो याद रखना, इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जीज को ऐड करना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं जिनको ऐड करके इंटरनल एनर्जी आपको मिलता है। तो अब मैं एक एक करके उस सारी एनर्जी को लिख रहा हूं और ध्यान से सुनना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली जो होगा, इन एनर्जीज का सम है। अब देखो किसी भी बॉडी में ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मिल सकती है, ठीक है, आप उन्हें ध्यान से देखना। सबसे पहला आ जाएगा ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। सर कैन यू डू इट ऑनलाइन, मैं सब चलता है वीडियो में ओपन कर लूंगा, आप ही मेरे आईडी से ज्वाइन, हाँ क्यों नहीं, मार खानी है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, पढ़ाई करो चुपचाप। देखो जरा यहां पर क्या होगा भाई, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है, आपका रोटेशनल एनर्जी आ जाता है इसमें, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, और एक आखिरी भी आ जाएगा यहां पर वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। ये बच्चों आपकी सारी एनर्जी इसमें आ जाएंगी, ये आपका आ जाएगा वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, न्यूक्लियर। अच्छा एक और रह गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ठीक है, एक छोटा सा रह गया, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों ये जो सारी एनर्जी एक बॉडी की होती है, ये सारी जो एनर्जी एक बॉडी की होती है, इन सबको मिलाकर आपका क्या बोलते हैं, फाइनली इंटरनल एनर्जी मिलता है। ट्रांसलेशनल एनर्जी को डोनेट कर रहा हूं, डिनोट अगर कर दिया मान लो यूटी से, ये हो गया यू आर, ये भाई मान लो यूएन हो गया, ये आपका यू आई हो गया, ठीक है, इधर मैंने इसको यूवी बोल दिया और लास्ट में मैंने इसको यूई बोल दिया, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम है उसका जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो इन सब के सम के बराबर है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, और क्या रह गया, इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये बच्चों 6 तरीके की एनर्जी हैं जिनको क्या बोलते हैं ऐड करके, ठीक है, इन सबको ऐड करके फाइनली आपका क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बनता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बनता है। बेटा दो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए भी तो कुछ एनर्जी लगेगी, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है
आप लोगों ने ये पढ़ा है ग्रेविटेशन में कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले दो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले दो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, समझ में आया, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दैट अट्रैक्शन यू नीड सम इंटरेक्शन, और वो तुम्हारा इंटरेक्शन एनर्जी कहलाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटरेक्शन एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। ये एक बात है बेटा, ये आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, ये ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल सब कुछ आपका फिजिक्स में आएगा, इसी साल आएगा, तो वहां डिटेल में आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई पूछता नहीं है, सच बात तो ये है, ठीक है। अगर पूछे जाते तो मैं आपको जरूर पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो ये क्या बोलते हैं, आपकी एनर्जीज हैं जिनके नेट सम से आपका इंटरनल एनर्जी बनता है, ठीक है। इनके नेट सम से आपका किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बनता है। मैंने आपको इतना बता जरूर दिया है, ठीक है, ये बता जरूर दिया है, लेकिन सच बात तो ये कि ये भी एग्जाम में नहीं आने वाला कि इंटरनल एनर्जी कौन कौन सी इंटरनल एनर्जीज हैं या कौन कौन सी टाइप की एनर्जी है जिससे इंटरनल एनर्जी बनेगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर, ये 6 एनर्जी मिलकर आपका क्या करता है, ये आपका इंटरनल एनर्जी बनाता है, ठीक है। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इंटरनल एनर्जी की, तो एक चीज याद रखना, द एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है इंटरनल एनर्जी की, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इंटरनल एनर्जी का आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कितनी भी कोशिश कर लें निकाल ही नहीं सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिकॉज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एनर्जीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एनर्जीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो भाई जिन चीजों से मिलकर जिन एनर्जीज से मिलकर हमारा क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बनता है, हम बच्चों उन्हीं की वैल्यू नहीं निकाल सकते। और अगर, हाँ बिल्कुल ऋषिदीप, वो इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि भाई वो एनर्जीज कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है, ये एनर्जीज फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, अगर इन सारी एनर्जीज की आप बात करोगे तो ये एनर्जीज क्या होती है, एक सिस्टम के लिए लगातार बदलती रहती है, और अगर ये बदलती रहेंगी तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी बदलती रहेगी, एंड दैट इज द रीजन दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। इंटरनल एनर्जी के बारे में एक बात और सुन लो छोटी सी, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो होता है हमारा, ये एक स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय यू इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन ये होता है। अब तुम्हें पता है भाई, अगर ये स्टेट फंक्शन है, अगर ये तुम्हारा स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो क्या बोलते हैं वैल्यू है, या क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिंग एनर्जी का मतलब है विशांत जिन एनर्जीज से मिलकर ये बना है, कॉन्स्टिट्यूटिंग एनर्जीज का मतलब है जिन एनर्जीज से मिलकर ये बना है, ठीक है। जैसे कि ये जो आपके सामने मैंने लिखा है, ये जो आपके सामने 6 एनर्जीज लिखी हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरेक्शन और क्या रह गया, न्यूक्लियर, ये आपकी सारी एनर्जी मिलकर क्या बोलते हैं बनाती है कॉन्स्टिट्यूटिंग एनर्जीज, ठीक है। मतलब जो जिनको ऐड करके बनता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करती है, आप इसका पाथ नहीं निकाल सकते। जब भी कभी हम स्टेट फंक्शन की बात करेंगे तो याद रखना ऐसे केस में, अच्छा एक बात और, ये जो मैंने अभी बोला था कि आप इंटरनल एनर्जी में इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये बात सही है, लेकिन हम चाहें तो इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकलेगा, तो ये होता है समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट, इसको नोट कर लो, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेट जरूर किया जा सकता है। जैसे कि मान लो
मान लो मैंने एक रिएक्शन लिया कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और आपसे कोई ये पूछे, आपसे अगर कोई ये पूछता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन बता दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो भाई इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप यहां पर क्या करोगे भाई, डेल्टा यू रिएक्शन निकालने के लिए आप यहां पर क्या करने वाले हो, आप टोटल इंटरनल एनर्जी निकालोगे प्रोडक्ट की, तो कितना आएगा, डेल्टा यू ऑफ सी प्लस डेल्टा यू ऑफ डी, ठीक है, माइनस डेल्टा यू ऑफ ए प्लस डेल्टा यू ऑफ बी, ठीक है। तो देखो जरा ये क्या बना, ये तो यही बन गया ना कि भाई आपने क्या करा यहां पर, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट किया, ठीक है, और इससे आपको टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन मिल गया, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन मिल गया, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो बेटा समेशन लगाना पड़ेगा ना, सिग्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने एक केस हो गया जहां से आपने क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल लिया। अब सभी बच्चे जरा मुझे रिस्पॉन्ड करके बताओ, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। सर एनर्जी बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन तो इक्वल होती है ना, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन इक्वल होती है, लेकिन अगर आप मेरे से ये बात करोगे कि टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो बदलेगी ना, रिएक्टेंट की अलग है, प्रोडक्ट की अलग है, ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों ये होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, जल्दी बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो और आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये तो भाई एक बात हो गई, ठीक है, एक बात ये हो गई। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात एक बालक बोल रहा था, जरा ध्यान से, चलो छोड़ो कुछ नहीं, वो आगे थर्मो में आई गई, जब तुम फर्स्ट लॉ पढ़ोगे तो अपने आप आएगा, तभी बात करूंगा। तो यहां तक अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब जरा मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों साइन कन्वेंशन, बड़े काम की चीज है। ये क्या हो गया, अच्छा स्लाइड खत्म हो गई, एक मिनट रुको। अगली जो चीज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं ये है साइन कन्वेंशन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है, और इसके बिना बड़ी दिक्कत होगी तुम्हें, तो ये तो हर हालत में अच्छे समझ में आना ही चाहिए, ठीक है, कि क्या चीज है। तो देखो दो चीजें हैं, इंटरनल एनर्जी अगर आपसे कोई पूछेगा, बेटा मैंने ये बोला है, मैंने यहां पर ये बोला है, चिरंजीव ध्यान से देख लो, यहां पर मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है तो इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने का एक ही तरीका है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई ये जो हमारा इंटरनल एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमारा स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, बस ये बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। समरी वाली स्लाइड दिखा दूं बेटा, अभी लास्ट में दिखा दूंगा, समरी वाली स्लाइड लास्ट में दिखा दूंगा, पहले एक टॉपिक है वो पढ़ा लूं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक केस जरा ध्यान से देखना बच्चों, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, और इसके बाद में इंटरनल एनर्जी की बात खत्म हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जब तुम बात करोगे, कैन बी चेंज्ड, खुद दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा सोचो कि कैसे तुम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। आप इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को अगर मैं आपसे बोलूं चेंज करना है तो देखो कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तीन चीजें हैं, तीन तरीके हैं, ऑनलाइन भी पेज खत्म होते हैं, हो जाते हैं यार, क्या करें तो यहां पर तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनना। पहली चीज ये है कि हीट इज गिवन, हीट इज गिवन और टेकन आउट फ्रॉम, अरे नहीं अलग अलग लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे ठीक है, हीट इज गिवन और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। या तो भाई आप क्या करो, या तो आप क्या करो कि अपने सिस्टम को, बच्चों ध्यान से सुनना, या तो अपने सिस्टम को आप हीट दे दो या उससे हीट ले लो, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सुनना, ये कंडीशंस लिखवा रहा हूं, ये कंडीशन लिखवा रहा हूं बेटा कि कैसे क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन शुरू हो रहा है। अर्नव साइन, अर्नव ना, हाँ,
साइन कन्वेंशन शुरू हो रहा है, कुछ नहीं छोटा आपका। तो इंटरनल एनर्जी अगर एक सिस्टम की आप चेंज करना चाहते हो तो उसको चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है कि या तो आप सिस्टम को हीट दे दो, ठीक है, या तो आप क्या बोलते हैं सिस्टम को हीट दे दो, या फिर आप सिस्टम से हीट बाहर निकाल लो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो केस यहां पर बनता है, और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक काम की चीज है, ठीक है, दूसरा जो यहां पर बनता है वो ये है, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। दुनिया कंफ्यूज रहती है इस ऑन और बाय में, कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारे कंफ्यूजन खत्म करके दूं। ऑन और डन बाय द सिस्टम, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई कुछ काम कर दो, वर्क डन, कुछ वर्क कर लो, ठीक है, ध्यान से सुनो, कुछ वर्क कर लो सिस्टम पे या सिस्टम से कुछ काम करा लो, ठीक है। तो क्या है, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, तो इससे भी इंटरनल एनर्जी बदलती है। और आखिरी जो चीज तुम्हें याद रखनी है बच्चों वो ये है कि मैटर मैटर इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। ये 3 चीजें हैं बच्चों, ध्यान से सुन लो, ये 3 चीजें हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है, तुम्हारा जो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी है वो अभी नहीं आएगी बेटा आर्यन, तभी उसमें फील आएगी भी नहीं, थोड़ा वेट करो, फील आना शुरू होगी, धीरे धीरे फील आना शुरू होगी जब मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करे हैं, मैं तो लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। कि या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के 3 तरीके हैं, या तो हीट सिस्टम को दे दो या सिस्टम से ले लो। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, कि या तो सिस्टम पर काम कर दो या सिस्टम से काम करवा लो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ऑन और बाय द सिस्टम। तीसरा जो केस है वो ये है कि भाई सिस्टम में क्या करो, या तो मैटर, मैटर समझ में आता है ना सबको, मैटर लड़ाई वाला मैटर नहीं है कि मैटर हो गया, मेरे कहने का मतलब यहां पर है कि अमाउंट, ठीक है, सब्सटेंस का, जो उसके अंदर रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का, या तो बढ़ा दो या कम कर दो। ऋषिदीप अभी बेटा सिर्फ उस पॉइंट को पढ़ लो और कुछ नहीं है उसमें, सेकंड वाला पॉइंट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होगा वर्क के साथ में, अभी बस उस पॉइंट को पढ़ लो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तीनों रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ये भी याद रखना। तो वर्क तीसरा बता दो, तीसरा बस इतना ही है। अच्छा पूछना कुछ पूछ के रहना है मतलब, है ना। खैर, तो बस इतना है कि भाई या तो रिएक्टेंट को बढ़ा दो या रिएक्टेंट को कम कर लो। मैटर इज एडेड तो बढ़ा दिया, ठीक है, गिवन आउट मतलब रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम तो रिमूव कर दिया, ठीक है। ये यहां पर हाल है, या तो आप मैटर को भाई सिस्टम के अंदर बढ़ा दो, अमाउंट को इंक्रीज कर दो, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं भाई उसको क्या करो, कम कर लो, या तो बाहर निकाल लो या ज्यादा कर दो। तो ये 3 चीजें होती है जहां पर, जिन पर क्या बोलते हैं तुम्हारा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। अब जरा सभी बच्चे मुझे, तो क्या फर्क पड़ गया, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। सभी बच्चे जरा एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करके बताओ, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, जल्दी जल्दी बताओ। अगर इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ू, ठीक है। ये बात अगर क्लियर हुई है आप लोगों को तो फिर यहां से आगे चले, ठीक है। तो मगज में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि या तो आप क्या करोगे, या तो आप क्या बोलते हैं हीट को बढ़ा दोगे या हीट को कम कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे भाई, या तो आप सिस्टम पे कुछ वर्क डन करा लोगे या सिस्टम पर कुछ वर्क डन कर दोगे, और तीसरा केस क्या है, या तो मैटर बढ़ा दोगे या मैटर कम कर दोगे, ठीक है। और जैसा मैंने कहा मैटर का मतलब यहाँ पर अमाउंट से, लड़ाई झगड़े से नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो ये भाई ये तो इंटरनल एनर्जी की बात है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी की कहानी लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जूल्स होता है, ठीक है। एक तो भाई बात ये हो गई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो मेरे ख्याल से तुम सभी बच्चों को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। एक फॉर्म से दूसरे में खुद को कन्वर्ट कर लेता है और कुछ नहीं होता। अच्छा बाय द वे, हीट का जो सिंबल होता है बच्चों याद रखना यू होता है, ठीक है। हीट का जो सिंबल, हीट का सिंबल क्यू होता है, क्यू। सर कौन सा चैप्टर है ये बेटा, तानिया क्या हो रहा है ये, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, पहली क्लास है क्या आपकी। नो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बात नहीं हुई है। हेलो
तान्या आपने हैंड रेस किया है। एक्सटेंसिव एनर्जी नहीं कराओगे बेटा, एक्सटेंसिव एनर्जी करा तो दिया। बाय द वे एक्सटेंसिव एनर्जी होता क्या है, ये एक्सटेंसिव एनर्जी होता क्या है कृतिका, ये एक्सटेंसिव एनर्जी होता क्या है? मैंने भी नहीं पढ़ा क्योंकि ये कभी थर्मोडायनेमिक्स में। इंटरनल एनर्जी तो सुना है, एक्सटेंसिव एनर्जी मैं पहली बार सुन रहा हूं, तो ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो उसमें कराऊंगा क्या बेटा, होता ही नहीं है। ठीक है, एक्सटेंसिव एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो जरा आगे चलेंगे। इंटरनल एनर्जी ये कैसे कैसे चेंज हो सकता है, जो भी मैंने आपको बताया उसी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, शायद बढ़िया सा लगे, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वो 3 तरीके क्या हैं। तो सिस्टम के बीच में जैसे मैंने बताया, या तो सिस्टम को हीट दे दो या सिस्टम से हीट ले लो। दूसरा क्या है, सिस्टम पे काम कर दो या सिस्टम से काम करवा लो। ठीक है, वर्क इज डन और ऑन द सिस्टम। ठीक है, डन बाय और क्या बोलते हैं, ऑन द सिस्टम। तीसरा केस आपका क्या है कि मैटर या तो सिस्टम में चला जाए या सिस्टम से बाहर निकल जाए। अब एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, इतना जो आपको कोई कंफ्यूजन होगा, बड़ी प्यारी सी चीज है, सिंपल सी चीज है बच्चों, ध्यान से देखो। पहले मैं समझा देता हूं, फिर ये आपको क्या बोलते हैं साइड में ये जो भी चल रहा है वो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो, एक मिनट रुको, फर्स्ट लॉ तो थर्मोडायनेमिक्स का भी कराया ही नहीं है। खैर ठीक है, देखो जो भी है, फर्स्ट लॉ की शायद अभी जरूरत भी नहीं है। तो ये बताओ जरा मुझे, आप लोगों को एक चीज पता है सभी को, आप लोगों को एक चीज पता है सभी को कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भाई टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलती है। ये बात जानते हो ना सब, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है सर आजकल, अच्छा तो ये आप लोगों को पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है बेटा, सेकंड भी है, जीरोथ लॉ भी और थर्ड लॉ भी है, करेंगे चारों। तो देखो जरा ध्यान से, फटाफट से सुनो मेरी बात को। जब तुम क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करोगे, या मैं बोलूं टेम्परेचर अगर सिस्टम का इंक्रीज करोगे, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि अगर आप बच्चों, एक मिनट रुकना जरा, हाँ, अगर मैं इस चीज को दूसरे तरीके से बोलूं कि अगर आपने सिस्टम की, हो क्या रहा है, अच्छा थोड़ा सा लेग कर रही है, अगर आपने सिस्टम की हीट इंक्रीज करी तो उससे क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सुन लो, और उससे क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो ये बात याद रखना, फिर उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, इस बात को जरा ध्यान से सुनो। ठीक है, क्लियर हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। और अब जरा देखो यहां पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर तुमने भाई क्या बोलते हैं हीट को कम किया, अगर तुमने बच्चों हीट को कम किया तो क्या होगा, उससे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई तो उससे तुम्हारी इंटरनल एनर्जी भी बच्चों कम होगी। फटाफट बोलो, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है या नहीं? सर टॉपिक कौन सा है बेटा, टॉपिक चल रहा है तुम्हारा वही साइन कन्वेंशन वाला, ठीक है, वही चल रहा है अभी। तो फटाफट सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करो, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, कि धन्यवाद पूरक, यहां तक मुझे फटाफट बताओ, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है या नहीं, कि अगर आपने हीट को कम करा तो हीट कम करने से टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम, और अगर काइनेटिक एनर्जी, हाँ बिल्कुल ऋषिदीप बिल्कुल, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उससे इंटरनल एनर्जी कम होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो इंटरनल एनर्जी तो फिर चेंज हो गई ना, है ना। सिमिलरली अगर आपने हीट को बढ़ाया तो हीट को बढ़ाने से क्या होता है, ये सारी चीजें फिर बढ़ने लगती है, इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इस चीज को जरा यहाँ पे देखो, एक छोटी सा जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है उसको भी देख लो। ठीक है, तो आपने क्या करा भाई, सिस्टम को हीट दी, सिस्टम को अगर हीट दी तो सिस्टम तो भाई उसको एक ही तरीके से रीड करना जानता है, और वो है काइनेटिक एनर्जी। तो इसने क्या करा भाई, सिस्टम ने उसको रीड करा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। ठीक है, जो अभी अभी आपको समझाया मैंने,
जो आपको मैंने, खुशी बेटा एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर लूं, फिर चला जाऊंगा प्रीवियस स्लाइड। तो जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारे सामने कहानी लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई। तो हीट, हीट आपको पता होगा, ये बात तो आप सब जानते हो, मैंने आपको क्लास में भी कई बार एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि अगर मैं आपसे ये कहूं, मान लो एक छोटे से केस को एग्जांपल एक इमेजिन करो कि अगर मेरे पास में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की चाय रखी हुई है और मेरा रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोग सब इस बात से एग्री करोगे कि धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि भाई टेम्परेचर जो है वो हाई से लो की तरफ जाने लगेगा। बताओ टेम्परेचर जो होगा कहाँ ट्रेवल करेगा, हाई से लो ट्रेवल करेगा। अग्री करते हो ना, यही तो होता है, हाई से लो ट्रेवल करेगा। सिमिलरली सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुन लो, अगर आप हीट की बात करोगे तो जो आपकी हीट होती है ये भी हमेशा हमारा कहां से, हॉटर बॉडी, हॉटर बॉडी का मतलब क्या, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, से कहां ट्रेवल करेगी, कोल्डर बॉडी को ट्रेवल करेगी। ठीक है, कहां ट्रेवल करेगी, हॉट से कोल्ड बॉडी को ये हमेशा ट्रेवल करती है। क्या ये बात समझ में आई, फटाफट बताओ। ठीक है, और अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा अब मैं पीछे जा रहा हूं एक स्लाइड। एक बच्चा कह रहा था नोट करना है कुछ, तो ये देख लो, शायद यहां कह रहे थे आप, जल्दी से बेटा इसको नोट करो फिर मैं आगे चलूं, जल्दी बताओ। कौन सा चार्ट पीयूष, चार्ट कौन सा आया था बेटा? पीयूष चार्ट तो बेटा कोई भी नहीं आया अभी। नहीं नहीं नहीं, कोई अर्नव ऐसा कुछ नहीं है, कोई बना के नहीं देता ये टीचर्स खुद करते हैं। नहीं बेटा ये फर्स्ट लॉ नहीं है, ये श्रुति फर्स्ट लॉ नहीं है, फर्स्ट लॉ आएगा अभी, फर्स्ट लॉ आएगा, ये फर्स्ट लॉ नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ नहीं है, आपका भी बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ आएगा। ठीक है, तो ये तो भाई एक बात हो गई। हीट की जो बात चल रही थी, होपफुली आपको वो लिखा है, सिर्फ लिखा है क्योंकि फर्स्ट लॉ में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बट ये फर्स्ट लॉ नहीं है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, ये ध्यान से सुन लो सभी बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन विद इन एन ऑब्जेक्ट, ये तो क्या कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, ये सिंपल है। कहां से डाउनलोड करी बेटा, खुद बनाया है, ये सब डाउनलोड कहीं से नहीं करा है, ये सब बनाना है, बनाया होता है खुद, डाउनलोड कहीं से करके नहीं लाया मैं इसको। ठीक है, तो ये भाई क्या बोलते हैं, तुम्हारी एक बात हो गई। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बच्चों तुम्हारे सामने क्या बोलते हैं, एक चीज दिख रही है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, एक चीज तुम्हें दिख रही है यहाँ पर, हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है और वो इधर उधर देख रहे होते हैं, समझ में ही नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। तो हीट तुम्हारा एक तरीके की एनर्जी होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर की बात करोगे तो टेम्परेचर तुम्हारा डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं, मेजर में क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये तुम्हारा हॉटनेस या कोल्डनेस का सिर्फ मेजर होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ आपका हॉटनेस और कोल्डनेस का एक छोटा सा मेजर होता है। ठीक है, तो ये तो अब चर्चा शुरू हो गई है हीट की यहाँ पर। ठीक है, तो जरा आगे चलते हैं। अब हीट क्या है, एनर्जी है। ठीक है, हीट क्या है, एनर्जी है सर, सच में इट्स लाइक एप्पल सिंपल। अच्छा ओके, थैंक यू कुरक। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, जो आपकी हीट है वो क्या है, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है। और टेम्परेचर क्या है आपका, भाई टेम्परेचर एनर्जी नहीं होता, टेम्परेचर आपका भाई डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है। तो यहाँ पर यूनिट देखो, इसका एनर्जी वाला रहेगा जूल्स, और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो आप सब जानते हो केल्विन वाला होता है। ठीक है, ये एक बात हो गई बेटा। हीट के बारे में सिर्फ इतना लिखा है चिराग यहाँ पर कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी को ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक ग्लास पानी लेकर बैठो अपने रूम में जो गर्म है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपके ग्लास का टेम्परेचर है वो गिरने लगेगा, है ना। क्यों गिरने लगेगा, क्योंकि आपका रूम का टेम्परेचर कम है, आपके रूम का टेम्परेचर कम है। तो हमेशा जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो हाई से लो ट्रेवल करता है। ठीक है, हाई से लो ट्रेवल करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, इतनी बात है। अब इसके बाद में सर रूम का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता बेटा, रूम का टेम्परेचर कहाँ जाएगा बढ़ के, ये बात है ना। यही वाला पीडीएफ अपलोड होगा बच्चों, ये मिलेगा तुमको, फिक्र ना करो, ये पीडीएफ तुमको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर
हीट ट्रांसफर की बात हो रही है, तो जैसा मैंने बताया कि वार्मर से कूलर को जाता है, ठीक है, हॉटर बॉडी से तुम्हारा कूलर बॉडी को ये ट्रांसफर होगा। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था वो आ गया। अगर तुमने सिस्टम में हीट दी, अगर ध्यान से सुनना, सिस्टम में हीट दी तो भाई क्या होगा, अगर तुम सिस्टम को हीट दोगे तो हीट क्या होगा, सिस्टम का इंक्रीज करेगा, जल्दी बोलो, इंक्रीज करेगा। और अगर इंक्रीज करेगा तो ऐसे केस में हीट रहता है पॉजिटिव। अगर तुमने सिस्टम को बच्चों हीट दिया, मैं ये कह रहा हूं मेरी पॉकेट में 5 रुपए थे, तुमने उसमें 2 रुपए और ऐड कर दिए, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, 2 रुपए और ऐड कर दिए, तो भाई मेरे लिए तो चेंज पॉजिटिव हो गया ना, मैं 5 से 7 पहुंच गया। लेकिन वहीं पर क्या था कि मेरी पॉकेट में 5 रुपए पड़े थे और तुमने क्या करा, मेरी पॉकेट से 3 रुपए निकाल लिए, तो अब तो गड़बड़ हो गई, मैं तो अब नेगेटिव में आ गया, है ना, नेगेटिव में आ गया। वही चीज यहां पर है कि अगर आपने सिस्टम को हीट दी तो क्या होता है, सिस्टम की हीट पॉजिटिव रहती है, बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर बच्चों अगर तुमने सिस्टम से हीट निकाल ली, सिस्टम से हीट निकाल ली तो क्या होगा, सिस्टम की हीट क्या होगी, गिरेगी, और वो तुम्हारा उस टाइम पर क्या होगा, नेगेटिव होगी। तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, क्वेश्चंस में यूज होता है ये क्वेश्चन में यूज होगा कि हीट इफ इट इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, हीट अगर सिस्टम को दोगे तो आपका क्यू, या ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव रहेगा, और अगर आपने सिस्टम से हीट निकाल ली तो क्वेश्चन में क्यू नेगेटिव रहेगा। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है, ठीक है, और वो मैं तुम्हारे साथ में तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसा मैंने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं, हद से हद एक क्लास और उसके बाद में इस चैप्टर में 10% पढ़ाई, 90% न्यूमेरिकल, ऐसे चलता है ये चैप्टर, ठीक है। वो तो अभी शुरुआत में आपको बेसिक चीजें समझानी है जिससे आपका न्यूमेरिकल का बेस बने, तो इसलिए ये सब चल रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। अब अगली जो चीज यहाँ पर आती है, ये अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम की हीट बढ़ेगी, क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आती है। सिस्टम से क्या बोलते हैं, हीट निकाल लोगे तो सिस्टम की हीट नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब आगे चलो जरा, इंटरनल एनर्जी चेंज में आपने हीट वाला केस तो पढ़ लिया, अगला बच्चों आता है वर्क डन वाला केस, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन की। वर्क डन दो तरीके से हो सकता है, जैसा अभी आपको मैंने बताया, इट कैन बी डन बाय द सिस्टम और इट कैन बी डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, इट कैन बी डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो अब जरा एक मिनट, ये क्या बात हुई, ये तो मैटर पे जंप कर गया सीधा, रुको जरा, शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, हाँ यहां पर आ गया वर्क डन, ठीक है, वर्क डन की बात मैं कर रहा हूं, रुको यार मैं वहीं पे समझा देता हूं तुमको, छोटी चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने दो चीजें लिखी हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, डन ऑन द सिस्टम, ठीक है बच्चों। ये जो सेकंड केस है इसको ध्यान से देखो, ये पिस्टन वाला, ठीक है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर तुमने क्या कर रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है। तो अगर ये पिस्टन मान लो यहां से मूव करके डाउनवर्ड आता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया ना। बताओ तुमने क्या करा, सिस्टम पर पिस्टन से काम किया, पिस्टन को जब तुमने बच्चों मूव करा तो क्या हुआ, ये तुम्हारा कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जैसे कि एक एग्जांपल देखो जरा, देख ही लो उसको, मैं सोच रहा था बाद में बताऊंगा ये बात, लेकिन अब तुम यहीं देख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी बच्चे को, ठीक है। ये देखो जरा, ब्लैंक वाली का है ये रही, हाँ मैंने एक केस कंसीडर किया, मैंने यहाँ पर एक केस कंसीडर किया कि भाई मेरे पास क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर भाई कुछ गैस है, ठीक है, गैस है, ये गैस ऐसे करके भाई पूरे में फैली पड़ी है, ठीक है, ये गैस ऐसे करके पूरे में फैली पड़ी है। अब आपने क्या करा, आपने इसके ऊपर यहाँ पर एक पिस्टन लगाया, पिस्टन जानते हो ना सवारी, जैसे पिचकारी होती है, ठीक है, गैस का साइकिल में हवा भरने का जैसा पंप होता है, ठीक है, ये भाई पिस्टन लगा रखा है। आपने क्या करा बच्चों, पिस्टन पर प्रेशर बढ़ा दिया, और जब आपने इसमें प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ, ध्यान से देखना क्या हुआ कि जो पहले पिस्टन आपको रेड कलर में अभी जो उसकी पोजीशन दिख रही है, वही पिस्टन अब मूव करके ना कहीं यहां पर आ गया, कहीं यहां पर आ गया, ये इस जगह पर पहुंच गया। तो आप क्लियरली देखोगे कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है
पिस्टन ने काम करा ना भाई, सिस्टम ने थोड़ी कुछ करा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब बच्चों होगा तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो पहले वॉल्यूम कितना था, बढ़िया इतना सारा था, ये इतना सारा वॉल्यूम था, लेकिन अब वॉल्यूम कितना रह गया, सिर्फ इतना सा वॉल्यूम रह गया गैस का, है ना। गैस का वॉल्यूम कितना रह गया बच्चों, सिर्फ इतना रह गया। तो अगर कभी भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तो याद रखना ऐसे केस में वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा। ये तो एक बात हो गई। अब एक दूसरा केस देखो, मैंने क्या करा, यहां पर एक कंटेनर लिया, कंटेनर में दोबारा से पिस्टन लगा हुआ है, कंटेनर में यहां पर क्या है, पिस्टन अभी भी लगा हुआ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ये बहुत सारी बच्चों गैसेस फिल हो रखी हैं। अब क्या हुआ कि गैसेस में प्रेशर बनने लगा, जैसे कि कभी चाय बनाई है, मैगी बनाई है, तो याद होगा ना, अगर आप भूल गए उसके ऊपर प्लेट रख के, तो थोड़ी देर में क्या होता है, प्लेट अपने आप उछलने लगती है, समझ में आया, प्लेट अपने आप उछलने लगती है, देखा होगा। तो अब क्या है इस केस में, इस केस में क्या है, अगर तुमने मान लो भाई गैस का प्रेशर बढ़ाया, तुमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जिससे गैसेस के पार्टिकल एक्सपेंड करने लग गए, तो यही पिस्टन तुम्हारा अब यहां पहुंच गया, पिस्टन तुम्हारा ऊपर उठ गया। तो इसको जरा तुम अगर सिस्टम बनकर देखो, अगर तुम इसको सिस्टम बनकर देखो, तो पहले केस में क्या है, पहले केस में क्या है कि भाई आपको कंटेनर के अंदर बंद करके पिस्टन ने दबा दिया, तो आपके ऊपर काम हुआ, बात समझ में आती है, आपके ऊपर काम हुआ। वहीं पर दूसरे केस में क्या है कि अब आपने गैस बन के पिस्टन को उठा दिया, तो अब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, समझ रहे हो, पहले क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब कौन काम कर रहा है, सिस्टम खुद काम कर रहा है, और उसने क्या करा, पिस्टन को ऊपर उठा दिया। आइए बात समझ में, उसने क्या करा बच्चों, पिस्टन को ऊपर उठा दिया। तो जब क्या बोलते हैं, यहां पर ध्यान से सुन लो, आखिरी पॉइंट है बच्चों, बस नहीं पढ़ा रहा मैं भी आगे, ठीक है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन, वर्क डन तुम्हारा बाय द सिस्टम होगा, तो ऐसे केस में याद रखना, वर्क डन बाय द सिस्टम हम जब भी करते हैं तो ऐसे केस में वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, जबकि जो तुम्हारा वर्क डन ऑन द सिस्टम है उससे वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये अरिहंत, नहीं नहीं भाई, गैस गैस, हम सही बात है, अगर तुमने पिस्टन को ऊपर उठाया, मान लो तुमने पिस्टन को ऊपर उठाया, तो फिर से काम पिस्टन पर ही हो गया ना। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि भाई तुम्हारा जो क्या बोलते हैं यहां पर गैस है वो पिस्टन को ऊपर उठाए, सिस्टम पिस्टन को ऊपर उठाए, ठीक है, समझ में आया। तो ये केस क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ना मेरे गले की हालत हो रही है, और बहुत ज्यादा पढ़ा दिया तो तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मांगता है, कॉन्सेंट्रेशन मांगता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो ये बच्चों आज तक की कहानी थी, अब अगली क्लास में मिलेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज की सभा यहीं समाप्त, बिल्कुल आज की सभा यहीं समाप्त हो गई है। हाँ हैवी है, अग्री बच्चों, बिल्कुल मैं अग्री कर रहा हूँ तुम्हारी बात से, मैंने बोला था ना कि थर्मोडायनेमिक्स में होश उड़े रहते हैं बच्चों के। सर फिर बंद बोतल में कैसे हाई से लो में ज्यादा, अगर हमारे बोतल में ठंडा पानी है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर अविरल तुमने अपनी बोतल में जो वॉल्स यूज किए हैं वो डायथर्मल है, कंडक्टिंग वॉल है, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ जरा, जो टेम्परेचर तुम्हारा बाहर का है वो धीरे धीरे टेम्परेचर अंदर का होने लगता है ना, समझ में आया। हाँ अभी मैटर वाला पॉइंट बचा है, अभी मैटर वाला पॉइंट बचा है, हाँ ये वही है। थैंक यू वेरी मच अक्षय, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो ये बच्चों यहाँ तक जो मैंने आज एक्सप्लेन करा है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ तक सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो बेटा, न्यूमेरिकल एक क्लास बाद से स्टार्ट होंगे, एक क्लास बाद से स्टार्ट होंगे, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत इंटरनल एनर्जी को पढ़ा है आज, कल हम जब मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे अब। ओके पूरक, थैंक यू वेरी मच। ये स्लाइड्स अभी तुम लोगों को पहुंच जाएंगी, जितना आज पढ़ा है तुमने वो उतना पोर्शन अभी मैं सेंड कर रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। बिल्कुल कृष,
ठीक है बच्चों, तो अलविदा, अब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय।